सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कल बताया था कि इस चैप्टर में हमारे टोटल 4 ही टास्क है। नंबर 1, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो आज हम लोग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अब ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क क्या होता है, पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द स्ट्रक्चर ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। इसमें होते हैं इन टोटल 4 रेजिस्टेंसेस। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 and R4. They are so connected, they are connected such that they form a quadrilateral. तो उसमें से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे है R2, R2 को अपोजिट होता है R3 और R1 को अपोजिट होता है R4। बट तो बहुत बहुत बेसिक नेटवर्क है, सिर्फ ये याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R2 को अपोजिट R3 and R1 को अपोजिट R4, and they are so arranged to form a quadrilateral. So it consists of 4 resistances, 4 resistances, R1, R2, R3 and R4, and are arranged in such a way that they form a quadrilateral. अब यहाँ पे एक काम करते हैं ना, वर्टाइसेस को नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल दिस एज A, B, C and D, quadrilateral। तो ये जो 4 वर्टाइसेस है क्वाड्रिलेटरल के, इसमें से 2 डायगोनली अपोजिट, कोई भी 2 डायगोनली अपोजिट, इट्स नॉट नेसेसरी कि A और C, यू कैन टेक B एंड D आल्सो। तो कोई भी 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस, वर्टाइसेस के अक्रॉस हम लोग एक सेल कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं विद EMF E। तो आपको कोई भी 2 वर्टाइसेस लेने होंगे तो आप ले लो एनी 2 डायगोनली अपोजिट, यू कैन टेक BD or you can take A and C. So a battery is connected across any 2 diagonally opposite vertices. तो यहाँ पे हमने A और C के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी, एंड उसके साथ एक की भी होता है। तो ये हो गया बैटरी और यहाँ हो गया की। बट याद रखना ये वाई की, क्योंकि आपको हमेशा ही इस सर्किट को ऑपरेट करना ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू डोंट वांट टू यूज इट, तो की निकाल लिया तो सर्किट विल ब्रेक ओपन। तो बैटरी विथ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस एनी 2 डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस। और मैं अभी ज़्यादा लिखने नहीं वाला हूँ यहाँ पे, आई विल मोर फोकस ऑन थ्योरी एंड द इक्वेशंस, तो ध्यान दो। और जो बचे हुए 2 वर्टाइसेस हैं, a sensitive galvanometer is connected across the other 2 diagonally opposite vertices. Sensitive galvanometer, if you know what is a galvanometer, what is galvanometer? It measures very small current. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, what is the difference between ammeter, milliammeter and galvanometer. Ammeter is a device which measures current, लेकिन उस केस में करंट लार्ज होता है, एम्पियर के रेंज में होता है। Milliammeter is also a device which measures current, but in that case the current is in milliampere। और अगर करंट बहुत छोटा हो, माइक्रो एम्पियर की रेंज में हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स वेरी स्मॉल करंट, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी करंट आया तो इट विल मेजर। और यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस रखता है कि इवन अ वेरी स्मॉल करंट विल चेंज द इक्वेशंस इन दिस केस। तो कोई भी 2 डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट किया अलॉन्ग विथ की, और जो बचे हुए 2 है उसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर।
अगर आप बैटरी बी और डी के अक्रॉस कनेक्ट करते तो गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाते? अक्रॉस ए एंड सी। तो कोई चॉइस नहीं है, इट्स अप टू यू, टेक एनी टू डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस, कनेक्ट द बैटरी। अब जो बचे हुए दो है कनेक्ट गैल्वेनोमीटर। अब इस केस में होता क्या है, along branch ADC there will be a point D such that the potential at D is equal to potential at B। तो ADC ब्रांच में एक पॉइंट है D और ABC ब्रांच में एक पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ पोटेंशियल एट B, if potential at point D is equal to potential at B, then you know what happens when there is no potential difference? Current does not flow। फिजिक्स में तीन चीजें हमेशा याद रखना। एक है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए सो दैट द विंड फ्लोज। तो यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर ADC ब्रांच में एक पॉइंट है D और ABC ब्रांच में एक पॉइंट है B और इन दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा? 0। तो देन IG इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ, अगर करंट फ्लो ही नहीं हुआ यहाँ से, इसको बोलते हैं नेटवर्क इज बैलेंस्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन। एंड अंडर बैलेंसिंग कंडीशन मतलब अंडर बैलेंस्ड नेटवर्क, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अगर बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उस केस में यू हैव R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। फिर हम डिराइव करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, तो मैं आई जस्ट रिपीट इट अगेन। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान दोगे तो कुछ भी नहीं है, इट्स टू सिंपल। व्हाट इज व्हिटस्टोन नेटवर्क? व्हिटस्टोन नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। बाय द वे इस केस में हम लोग रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई कर ले, ऐसे रेजिस्टेंसेस कैपेसिटर के लिए भी चलता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 अरेंज सच दैट दे फॉर्म अ quadrilateral, they form 4 arms of quadrilateral। A battery of EMF E and a key, it is connected across 2 diagonally opposite vertices or the points of quadrilateral, and a sensitive galvanometer is connected across the remaining 2 vertices of the quadrilateral। If there is a point D along branch ADC and there is a point B along branch ABC, and if the potential at D and potential at B are same, equal potential, so current through galvanometer is 0। बाकी सर्किट में करंट है, मतलब देखो यहाँ से करंट आया I, फिर जंक्शन था, फिर I1 गया R1 से, I2 गया R3 से, बाकी सर्किट में करंट है, सिर्फ करंट कहाँ नहीं है? थ्रू गैल्वेनोमीटर। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट जा नहीं रहा। गुड, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। तो नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D आर सेम, मतलब करंट थ्रू G इज 0। और बैलेंस्ड कंडीशन में यू गेट दिस इक्वेशन R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अभी कई बुक्स में ऐसा लिखा है R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4। हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? इसको यहाँ ले आओ, उसको वहाँ ले जाओ, बात एक ही है, इट्स द सेम थिंग। गुड, यहाँ तक समझा? पक्का? अब ये डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ तक क्लियर है? श्योर। तो अभी हम लोग इसको, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि ये ऐसा ही आता है। तो वी विल प्रूव दिस कंडीशन। तो सबसे पहले हमने बोल दिया लेट I बी द करंट ड्यू टू बैटरी। तो जो तुमने एक्सटर्नल बैटरी लगाया है उसने कितना करंट ड्राइव कर दिया? I। एट जंक्शन ए
the current splits into two part. I1 goes through R1 and I2 goes through R3. तो I1 goes through R1 and I2 goes through R3. यहाँ तक क्लियर? लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो मैंने क्या बोला कि ये है ही नहीं, ऐसा इमेजिन करो। अगर ये नहीं है तो R1 और R2 किस में है? सीरीज में। किस में है? सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। मतलब यहाँ से भी कितना करंट जाएगा? कितना जाएगा? I1। और R3 R4 भी किस में है? सीरीज में। तो वहां से भी कितना जाएगा? I2। तो अंडर बैलेंस कंडीशन, ये देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड कंडीशन में ही ऐसा होगा। तो अंडर बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू R2 is also I1 and करंट थ्रू कौन बचा था? R4 is I2। लेकिन वो सिर्फ बैलेंस कंडीशन में होगा, नहीं तो क्या होगा पता है? यहाँ पे आने के बाद I1 का एक पार्ट यहाँ जाएगा और बचा हुआ वहां जाएगा। तो दैट इज वाई बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा करंट कहाँ से गया? I2 से। और R2 से। और R4 में से कितना गया? I2। और ये दोनों करंट वापस यहाँ पे आके क्या हो गए? मर्ज हो गए। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हमको ये R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 प्रूव करना था, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम यहाँ पे दो लूप लेते हैं। एक ये लूप लेंगे ABGDA, मतलब ये एक लूप लेंगे हम लोग। दिस इज वन लूप दैट आई विल टेक, ABGDA। और दूसरा मैं लूंगा CBGDC। ये दोनों लूप कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर लूप। ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो तुम्हारे ऊपर है। इट इज नो कंपल्शन कि तुमको क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज करना है। सो कंसिडर लूप A, फिर B, फिर G, फिर D, फिर A। So this ABGDA. Now you are tracing from A to B and the current is also from A to B. What is the potential drop? Negative, minus I1 R1। तो यहाँ पे आएगा minus I1 R1। Of course मैं यहाँ पे KVL यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, जो भी तुम बोल दो उसको। B से D there is nothing, क्योंकि there is no current, राइट? तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो B से D तुम कुछ लिखोगे ही नहीं, तो there is nothing। फिर यहाँ से D से A प्लस I2 R3 इक्वल टू 0। Therefore you have I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। गुड। देन C से B करंट सामने से आ रहा है, तो कंसिडर लूप C B G D C। तो करंट सामने से आ रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव, तो I1 R2। फिर यहाँ पे ड्रॉप है क्या? नहीं। फिर तुम इसको ट्रेस कर रहे हो, D to C जा रहे हो। क्या लिखेंगे? माइनस I2 R4 इक्वल टू 0, मतलब I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 को, दैट इज I1 R1 इक्वल टू I2 R3, I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? इक्वेशन 2 से। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? I1 R2 इक्वल टू I2 R4। I1 I2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो गया। बैलेंसिंग कंडीशन डिराइव।
दिया यहाँ तक बराबर। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू इट इज टू सिंपल। बहुत सारे यहाँ पे आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं इफ यू आर राइट इट प्रॉपरली इन बोर्ड एग्जाम एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑफकोर्स सीईटी जेईई नीट में भी मिलेगा। आई जस्ट क्विकली रिपीट, इट इज टू सिंपल। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस थे। हाउ आर दे अरेंज? दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो वी आर अरेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ये सिर्फ मैं लाइंस मेरे रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, आई जस्ट रिमूव इट लेटर। ओके, तो वी आर अरेंजिंग रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, उसको अपोजिट है R3 और यहाँ पे है R4। ये हो गया एक वर्टेक्स A, B, C एंड D। तो कोई भी तो डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स में तुम एक बैटरी कनेक्ट करोगे विथ EMF E विथ अ की K, यहाँ पे एक की भी होगा। बाय द वे ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगला टॉपिक है, दैट इज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। वहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, दैट इज रियोस्टैट। वो रियोस्टैट क्यों लगता है बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपके पास है एक बैटरी जिसका EMF है E, यू हैव अ की, और जो बचे हुए 2 डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस हैं, इन दोनों के बीच में यू विल बी कनेक्टिंग अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G। अगर B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ तो द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस्ड, देन द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस्ड, और अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो करंट IG कितना है? 0, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर छोड़ के बाकी पूरे सर्किट में करंट है, बट ओनली थ्रू गैल्वेनोमीटर करंट इज 0, राइट? यहाँ तक क्लियर? देन ये जो बैटरी था जिसका EMF E है, इसने कितना करंट दिया? I। वो करंट A पॉइंट पे क्या हो गया? स्प्लिट I1 और I2 में। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे थे, मतलब ना B से D करंट जाएगा ना D से B करंट जाएगा, तो जितना करंट I1 B पे पहुंचा वो पूरा का पूरा यहाँ से आ गया और I2 भी यहाँ से आ गया, क्योंकि ये दोनों सीरीज में चले गए और ये दोनों भी सीरीज में चले गए, तो करंट इन सीरीज इज सेम। हमको बैलेंस कंडीशन में, मतलब बैलेंस नेटवर्क में एक कंडीशन मिलता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये हमको प्रूव करना था, तो हमने 2 लूप ले लिए, एक है ABGDA और एक था CBGDC। ट्रेसिंग आपके ऊपर है, हाउ यू वांट। मैंने पिछले केस में AB मतलब क्लॉकवाइज किया था, अभी उल्टा कर लेता हूँ, A से D, देन G, देन B, देन A। तो इफ आई टेक लूप A, D, G, B, A, when going from A to D, नेगेटिव, तो -I2 R3। यहाँ तो कुछ ड्रॉप होने वाला नहीं है, करंट ही नहीं है बेसिकली, तो ये इट इज एज गुड एज ये है ही नहीं। देन यहाँ पर ट्रेस कर रहे हो तो क्या आएगा? प्लस व्हाट? I1 R1 इक्वल टू 0। तो यू गेट I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली व्हेन यू ट्रेस this loop CDGBC, CDGBC, C to D, you are tracing against the direction of current, the potential drop is positive, तो मिल जाएगा आपको I2 R4। यहाँ तो कोई ड्रॉप है नहीं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव -I1 R2 इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। I1 I2 कैंसिल हो गया, तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4। गुड, राइट? तो ये जो ना ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू वर्क विथ। तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, ये बेसिकली इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अब जब तुम प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस फाइंड करने जाओगे तो जो डिवाइस बनता है उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज क्या होता है देखते हैं।
So let's see what is a Wheatstone's meter bridge. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर ही बेस्ड है. तो लेट अस सी व्हाट इज Wheatstone's meter bridge. थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट नाउ. Wheatstone's meter bridge. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कोई भी थ्योरी टॉपिक को याद कैसे रखना या एग्जाम में कैसे लिखना बताया था. आई गिव यू 5 steps. Number 1, diagram. Number 2, little bit of introduction. Then you have construction and then you have working. उसी में सारे डेरिवेशन हो जाएंगे आपके. और अगर यूजेस लिखने की जरूरत पड़ी तो लास्ट में यूजेस. तो पहले इसका तुम डायग्राम समझ लो. डायग्राम समझेगा तो तुमको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते भी आएगा. इसमें इन टोटल होते हैं 3 कॉपर स्ट्रिप्स. यू हैव 3 कॉपर स्ट्रिप्स. उन 3 कॉपर स्ट्रिप में से यू हैव 2 L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स. ओके, तो out of 3 you have 2 L shaped copper strips. ये 2 L shaped है. एक का नाम है C1, एक का नाम है C2. और इनके बीच में there is another copper strip C3 which is arranged such that there are 2 gaps which are formed. तो C3 ये स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है. इसको तुमने C1 और C2 के बीच में ऐसा लगाया कि 2 गैप बन गए. गैप इंपॉर्टेंट. देन व्हाट यू डू इज, ये जो लेफ्ट गैप है, लेफ्ट हैंड गैप, आप यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हो. अननोन, क्योंकि मैंने बोला ना, ये आप Wheatstone नेटवर्क किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे नॉर्मली रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आया और उन्होंने नहीं बताया कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो नॉर्मली उसको तुम लेफ्ट गैप में ही लोगे और ये बन जाएगा तुम्हारा R1, दैट इज X, बिकॉज इट इज अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग मैथ्स में अननोन इज X, तो इधर X बोल दिया. और जो राइट गैप है ना, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो. और वेरिएबल रजिस्टर दिखाने के लिए रजिस्टर के सिंबल के ऊपर एक एरो हेड दिया जाता है. इट टेल्स यू दैट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कैन बी चेंज्ड, राइट. अब क्योंकि वैल्यू चेंज कर सकते हो और तुमने ही वहां पे लगाया है इसको, तो आपको तो इसकी वैल्यू पता होगी ही. तो बेसिकली ऐसा है कि जो R2 है इसकी वैल्यू हमको पता होती है क्योंकि हमने ही सेट किया, और हम वैल्यू चाहे तो बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे व्हाट वी डू इज, C1 और C2 के बीच में हम 1 मीटर, 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं. तो वी टेक 1 मीटर लॉन्ग वायर. जस्ट अ मिनट. व्हाट वी डू इज, C1 और C2 इन दोनों के बीच में वी स्ट्रेच अ यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. कितना लेंथ है इसके समझ में आया क्या बोला है इसको, मीटर ब्रिज. क्योंकि जो तुम वायर यूज कर रहे हो ना उसका लेंथ 1 मीटर है. इस पॉइंट को मैं A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ. और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ उसका कुछ रेलेवेंस है. मैंने इसको A बोला, इसको मैंने C बोला है, यहाँ पे R1 लिखा है, यहाँ पे R2 लिखा है. there's a reason behind that. और ये जो AC 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस वायर है, इसके एक पॉइंट, A पॉइंट से लुक व्हाट यू डिड इन मीटर्स ब्रिज. यू सी, A पॉइंट कहाँ कनेक्टेड था, बैटरी के पॉजिटिव को. किसको, बैटरी के पॉजिटिव को. यहाँ भी वैसा होगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा. यहाँ पे यू विल हैव पॉजिटिव connected to point A of the battery. Okay, this is again important. A should always go to positive और यहाँ पे आ गया नेगेटिव. इसके बाद यू हैव अ की.
एज आई टोल्ड यू, यू हैव अ की हियर, है ना की, तो यहाँ पे भी एक की है के, दिस इज बैटरी विथ ईएमएफ ई। देन यू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। तो यहाँ पे एक रियोस्टैट लगाया होता है, और रियोस्टैट को रेजिस्टेंस दिखा के एक साथ एक एरो हेड दिखाते हैं, तो ये है रियोस्टैट आर एच। क्लियर, इज इट क्लियर, पक्का पक्का। तो दिस वाज द कंप्लीट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, देन आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट मीटर ब्रिज। तो डायग्राम वाज द फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा है कि एज यू कैन सी यहाँ पे 3 कॉपर स्ट्रिप है, C1, C2 एंड C3। आउट ऑफ दिस 3 you have 2 L-shaped copper strips, C1 and C2. There is a third copper strip which is placed in between these two such that there are 2 gaps formed. In the left gap, क्योंकि देखो लेफ्ट गैप मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अगर अननोन रेजिस्टेंस कहीं और लगा दोगे ना तो इक्वेशन बदल जाएगा। इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्लेस unknown resistance in the left gap, और right gap में you place known resistance, that is variable resistance, correct, right? फिर you have a wire which you stretch, यहाँ पे एक वायर को स्ट्रेच करके रख दिया, यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस वायर है। यूनिफॉर्म मतलब इसका हर जगह पे थिकनेस सेम है, होमोजेनियस मतलब हर जगह पे इसका डेंसिटी सेम है। ये आपने स्ट्रेच कर दिया, 1 मीटर लंबा वायर है, इसलिए इसको क्या बोलते हो, मीटर ब्रिज बोलते हो। ए पॉइंट से तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी के पॉजिटिव पे, देन सी पॉइंट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी थ्रू की एंड थ्रू रियोस्टैट। मतलब इन शॉर्ट बैटरी की एंड रियोस्टैट आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एसी। आर क्लियर? अब ये जो जंक्शन पॉइंट है, एज यू रिमेंबर जंक्शन, व्हाट इज द जंक्शन? जंक्शन क्या था, जंक्शन जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट्स कैन मीट और स्प्लिट। तो इफ यू सी जहां पे R1 और R2 ये कनेक्ट कर रहे हैं, दैट जंक्शन, इसको हम नाम देते हैं B। क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, B। B से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जंक्शन बिटवीन R1 एंड R2, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है इट इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। You know what is a jockey? Jockey is a pointer, जैसे ये तो jockey बोलते हैं। You see it is a rod with a very sharp pointer. अब इसका रोल क्या होता है, इसका it works as a sliding key, मतलब तुम इसको स्लाइड कर सकते हो। तो it is used to make electrical contact with the wire. So one end of the galvanometer is connected to a jockey. Jockey is nothing but a rod with a sharp pointer which can be basically used to make electrical contact, और वो स्लाइड कर सकते हो तुम, तो इट इज स्लाइडिंग बेसिकली। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। सिर्फ एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं, वो लिख देता हूँ, वायर पे जॉकी जहां कांटेक्ट करेगा इट इज पॉइंट डी, क्योंकि मैंने लिखा है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो अगर आप देखोगे अच्छे से ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो कौन था, R1। तो देखोगे अच्छे से ये ए है और ये पूरा सेम स्ट्रिप है, तो मैंने बताया था ये सेम पोटेंशियल है, तो ये ए हो गया, तो ये भी कौन हो गया, ए। तो दिस इज ऑल्सो ए हियर, गुड, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिंगल रॉड था, सो दैट इज ए, मतलब दिस इज ए से बी कौन है, कौन है, R1 बराबर, ये C है, क्योंकि ये C है तो ये पूरा का पूरा C है। B to C कौन है, इसलिए तो मैंने उसको R2 बोला ना, दैट इज R2, राइट। देन A to D कौन होना चाहिए, यहाँ तो रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे वायर है। वायर इज अ कंडक्टर एंड एवरी कंडक्टर हैज इट्स रेजिस्टेंस। तो जो वायर है जिसका लेंथ AD है, इसका जो भी रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज R3। D to C R4, तो D to C जो भी रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज R4। तो दिस इज नथिंग बट
व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। अब बेसिकली जैसे मैंने बताया ये है क्या, तो व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज इज अ मॉडिफिकेशन टू द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, क्योंकि तुमने मॉडिफाई किया ना। सो व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज इज एन मॉडिफिकेशन टू व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, याद रखना। और इसमें क्योंकि जो वायर है, द वायर दैट वी स्ट्रेच इज 1 मीटर लॉन्ग, hence it is called as meter bridge. तो इंट्रोडक्शन में it is sufficient to say this. तो Wheatstone's meter bridge is a modification किसमें, to Wheatstone's network, और इसमें जो आप वायर यूज कर रहे हो, और थिन यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस वायर 1 मीटर लॉन्ग is stretched between 2 points A and C, right? Since the length of the wire is 1 meter, hence it is called as meter bridge. क्यों यूज करते हो? इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस X। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, सफिशिएंट इनफ, इसके ऊपर नहीं लिखा चलता है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन, एंड एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि मैं अब इससे आगे ज़्यादा लिखने का काम नहीं करूँगा। आई जस्ट टेल यू, यू हैव टू ऑफ कोर्स यू हैव नोट्स। तो कंस्ट्रक्शन में समझाना पड़ेगा आपको, क्या समझोगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ thin uniform homogeneous wire AC. So it consists of a uniform and homogeneous wire AC stretched between what? Between two, ये कौन थे टू? कौन थे ये? एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर प्लेट्स भी बोल सकते हो, कॉपर स्ट्रिप्स भी बोल सकते हो, राइट? करेक्ट। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप है, अनदर कॉपर स्ट्रिप, क्या नाम है इसका? C3 is placed between C1 and C2, between C1 and C2 such that क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया? such that 2 gaps are formed. लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट किया आपने? अननोन रेजिस्टेंस। So unknown resistance X is connected in the left gap. और राइट गैप में क्या कनेक्ट किया? एंड अ वेरिएबल रजिस्टर इज कनेक्टेड वेयर? कहाँ पे? कहाँ कनेक्ट किया? in the right gap. अब ऐसा होता है कि ये जो वायर है वो मैं लिखने नहीं वाला, लेकिन पता होना चाहिए, इसके नीचे एक स्केल होता है, वायर के नीचे एक स्केल होता है, स्केल, अ 1 मीटर लॉन्ग स्केल इज माउंटेड बिलो द वायर, और एक पूरा सेटअप होता है वुडन बॉक्स के ऊपर, राइट? तो वो मैं लिखने नहीं वाला, जस्ट फॉर नॉलेज, दिस whole setup is mounted on a wooden box and 1 meter long scale is mounted below the wire, क्योंकि लेंथ मेजर करना पड़ेगा आपको, पता तो बाद में हो। यहाँ तक क्लियर? तो जितना जरूरी है उतना आई विल राइट डाउन, बाकी तो ठीक है। अब बाकी क्या रह गया? बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? बाकी इंपॉर्टेंट ये है, अ बैटरी, अ की एंड रियोस्टैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वायर AC. तो बैटरी विथ EMF E, a key and a rheostat is connected in series with wire AC. ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी सिर्फ गैल्वेनोमीटर बताना बाकी रह गया, अभी वो मैं लिखूंगा नहीं, बट यू नो a galvanometer is connected between the junctions of, मतलब one terminal of galvanometer is connected
is connected between the junction of R1 and R2, that is point B, and the free end of galvanometer is connected with a jockey. जॉकी क्या है वो बताने समझाने के लिए मैंने लिख दिया, बट यू डू नॉट नीड टू राइट एवरीथिंग, सिर्फ पता होना चाहिए जॉकी क्या है. तो जॉकी इज जस्ट अ मेटालिक रॉड विद अ शार्प पॉइंटर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, और वो स्लाइडिंग होता है. डन. तो ये हो गया क्लियर यहाँ तक, बराबर. तो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हाउ डज इट वर्क. वैसे बाय द वे इसका जो वर्किंग है ना, वर्किंग जो मेथड हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड. क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट मेथड. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट, पता ही नहीं लगता कि क्या पूछा है. तो नल पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल? जीरो. तो इसको जीरो पॉइंट मेथड या नल पॉइंट मेथड क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है. अब बिफोर वी स्टार्ट विद वर्किंग, सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए व्हाट वाज द प्रिंसिपल हियर. बैलेंस्ड कंडीशन में क्या था? पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी आर वेरी गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इस केस में गैल्वेनोमीटर से करंट कितना गया? जीरो. वेरी गुड. तो अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आप ये जॉकी को ए पॉइंट पे टच करोगे, फिर आप जॉकी को सी पॉइंट पे टच करके देखोगे, और डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब अगर मैं जॉकी को ए पॉइंट पे टच कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे मान लो करंट -1 आ रहा है और मैं सी पे टच कर रहा हूँ और करंट +2 आ रहा है, तो आपका सेटअप रेडी है फॉर एक्सपेरिमेंट. अगर ऐसा हुआ, यू आर मेकिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द जॉकी विद पॉइंट ए, यू गेट 1 एम्पियर, मतलब 1 माइक्रो एम्पियर, एंड इफ यू टच एट सी एंड यू गेट 5 माइक्रो एम्पियर, तो योर सेटअप इज नॉट रेडी. क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल सेम था तो करंट क्या होना चाहिए? जीरो. मैंने जब ए पे टच किया कितना था? 1, और यहाँ टच किया कितना गया? 5. यहाँ 1 यहाँ 5, तो बीच में जीरो आ ही नहीं सकता. आ रहा है समझ में? इसके लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको जॉकी को ए और सी पे कांटेक्ट करके देखना है, एंड यू हैव टू वेरीफाई इफ द डिफ्लेक्शन इज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द जीरो. राइट? मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. अगर वैसा नहीं है तो क्या करेंगे फिर? तो आप वेरिएबल रजिस्टर को की वैल्यू चेंज करोगे और वापस चेक करोगे डिफ्लेक्शन चेंज हुआ क्या, अपोजिट साइड में गया क्या. इफ यस, यू आर रेडी टू डू द एक्सपेरिमेंट. इफ नो, वो चेंज करके नहीं हो रहा है, तो ये चेंज करके देख लो, क्योंकि रियोस्टैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल रजिस्टर. सिर्फ डिफरेंस है, रियोस्टैट ये स्लाइडिंग रजिस्टर होता है, पता है ना स्लाइडिंग. तो स्लाइडर होता है, स्लाइडर को मूव करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज रियोस्टैट. और ये पता है क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. वो रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है और की लगाई होती है. अगर आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो सिर्फ 10 ओम का की इंसर्ट करो, बाकी सब निकाल लो. 20 चाहिए तो 20 पे इंसर्ट करो, बाकी सब निकाल लो. तो ये स्टेप वेरिएशन है और ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है. वहाँ पे आपको इन स्टेप्स ही मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसा. यहाँ पे यू कैन हैव 1, 1.2, 1.5. तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है और ये स्टेप वेरिएबल है वो. राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई बाय टचिंग द जॉकी एट ए एंड सी इफ द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इफ यस, यू कैन स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट. फिर क्या करते हो आप? फिर ये जॉकी को ए से सी तक स्लाइड करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और उस पॉइंट पे आके रुक जाते हो जहाँ पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो गया? जीरो. तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या आई? जीरो. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नल पॉइंट मेथड. क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट मेथड. द गैल्वेनोमीटर शुड शो यू जीरो रीडिंग. अगर ऐसा हो गया तो योर ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड. तो ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि करंट जीरो होना इसका मतलब बी और डी ये दोनों पॉइंट्स दे आर एट सेम पोटेंशियल. दे आर एट सेम पोटेंशियल. सो व्हेन IG इज जीरो, बाकी सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन हियर. यू हैव द नोट्स. व्हाट
प्रोसेस क्या था बता दिया मैंने आपको। तो व्हेन IG is 0 then the network is balanced, then the network is balanced. क्लियर। अब ऑफ कोर्स हमको पता है बैलेंस हुआ नेटवर्क तो R1 बाय R2 इक्वल टू क्या आएगा, R3 बाय R4। ऑब्वियसली R1 ये तो अननोन था तो तुमको फाइंड करना है। 4 में से 3 वैल्यूज पता होगी तो चौथा मिलेगा। यू हैव 1 इक्वेशन, यू हैव 4 वेरिएबल्स, यू शुड नो 1 वैल्यू, मतलब 3 वैल्यूज टू फाइंड आउट 1। तो 4 में से 3 पता होंगे तो चौथा मिलेगा। R1 फाइंड करना है बिकॉज वो x है। R2 तुमको पता है क्योंकि वो वेरिएबल है, तुमने ही सेट किया हो, तो रेट तो किया होगा ना 5 ओम 10 ओम 15 ओम, तो तुमको पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये R3 और ये R4 यहाँ पे तो रजिस्टर था ही नहीं, ये तो कंडक्टिंग वायर था, और उस कंडक्टिंग वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा बिटवीन A एंड D दैट इज R3 एंड बिटवीन D एंड C दैट इज R4। अभी R3 और R4 फाइंड तो कर नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि R ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल R, और कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ वायर। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, मेरे पास 10 मीटर लंबा वायर है और उसका टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो हर एक मीटर में कितना हो गया, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 हो गया ना। 50 ओहम इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल लेंथ इज 10, तो 50 बाई 10 दैट इज 5। तो ये R बाय L को तुम बोलते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हो इसको, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग ये सिग्मा पैरामीटर मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पैरामीटर यूज करके वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रेजिस्टेंस R3 एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस R4। चलो और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस इज, नंबर्स में बोला तो सबको आता है, फॉर्मूला में बोला तो किसी को नहीं आता है। अभी मैंने बोला 50 ओहम का टोटल रेजिस्टेंस था, 10 मीटर का लेंथ था, हर एक मीटर में कितना है 5 ओहम पर मीटर, तो 3 मीटर में कितना होगा 15, 1 मीटर में 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेंथ से। किससे, लेंथ से। तो अब एक काम करेंगे, बैलेंस कंडीशन में जो ये A से D तक का लेंथ है इसको मैं बोल दूंगा LR, राइट। LR बोल दो, LX बोल दो, तुम्हारे ऊपर। चलो LX बोल देते, LX। आई विल कीप द सेम नोटेशन दैट आई हैव गिवन इन नोट्स। ये कितना लंबा था, 1 मीटर, कितना था मतलब 100 सेंटीमीटर, है ना। तो फिर यहां से यहां तक कितना बचेगा, 100 माइनस LX, बराबर। इसको मैं फिलहाल LR बोल देता हूं, बराबर, क्लियर। मैंने तुमको पूछा अगर हर मीटर में इफ रेजिस्टेंस पर मीटर इज 5 ओहम, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस फॉर 3 मीटर, you said 5 into 3. What is the resistance 4 meter, 5 into 4. So if the resistance per unit length is sigma, what is the resistance in length Lx, sigma Lx। तो sigma Lx डायमेंशनली भी सोच लो तुम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और लेंथ कैंसिल, तो रेजिस्टेंस ही बचेगा वो। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस R4, सिग्मा इंटू LR, और LR क्या था 100 माइनस LX, 100 माइनस LX। सिग्मा है उसके साथ, ऑफ कोर्स सिग्मा को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सिग्मा इज देयर, तो सिग्मा तो है, तो यू हैव सिग्मा हियर, राइट। अब ये जो R3 R4 की वैल्यू है तुम ये बैलेंस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर R1 बाय R2 इक्वल टू था R3 बाय R4, लेकिन R1 था X, R2 था R, R3 है सिग्मा LX और R4 है सिग्मा 100 माइनस LX। सिग्मा सिग्मा हो गया कैंसल, तो आपको मिल गया X बाय R इक्वल टू LX बाय 100 माइनस LX। तुमको क्या फाइंड करना था, X, ये तो पता ही है क्योंकि तो वेरिएबल था। और मैंने अब भी बोला कि ये जो वायर है ना AC, इसके नीचे क्या लगा के रखा है,
स्केल, तो स्केल का 0 यहाँ होता है, तो डी पॉइंट तक देख लो कितना डिस्टेंस आया। अगर डी पॉइंट तक 40 आया तो एलएक्स की वैल्यू कितनी है 40, तो बचा हुआ कितना है 60, तो एलएक्स की वैल्यू मिल जाएगी 40 अपॉन 60, क्योंकि 100 माइनस 40 इज 60, तो 40/60 इज 2/3, और आर वहाँ ले जाए तो x इक्वल टू 2r/3 हो गया, डन। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? पक्का पक्का? मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, बहुत इजी है। एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा जेई लेवल के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, अभी इसके आगे सारे चैप्टर सिंपल लेवल हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, नाम में ये व्हीटस्टोन, so it works on the principle of Wheatstone's network and it is a modified Wheatstone's network. It consists of 3 copper strips. Out of these 3 copper strips, 2 are L-shaped. तो 2 are L-shaped. तो 2 आपके L-shaped copper strip हो गए, और इन दोनों के बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप है ऐसा। ओके, इसको ऐसा अरेंज किया कि 2 गैप बन गया, एक लेफ्ट में एक राइट में। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। यहाँ पे आपने लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड करना था X, इसको बोल दिया R1। यहाँ पे आपने लगा दिया एक वेरिएबल रजिस्टर दैट इज R2 इक्वल टू R। इस पॉइंट को X और R, मतलब R1 और R2, इसका जो जंक्शन पॉइंट आएगा, जंक्शन पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट करेंगे, उसको बोल दिया B। और ये क्या था A, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है C। A और C इन दोनों पॉइंट्स में आप एक 1 मीटर लॉन्ग वायर को स्ट्रेच कर लेते हो। 1 मीटर लॉन्ग, इंपॉर्टेंट वर्ड है 1 मीटर लॉन्ग, करेक्ट। यू स्ट्रेच अ वायर एंड दिस वायर इज यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। इट इज स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड C। अब ये पूरा का पूरा सेम मेटल है, तो यहाँ पे भी A आएगा, मतलब दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C। मतलब A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, B और C के बीच में है R2। और यहाँ से वायर के A पॉइंट से इन सीरीज आप कनेक्ट कर लेते हो किसको किसको, बैटरी को, बैटरी का EMF है E, फिर किसको लगाते हो की, और फिर लगाते हो रियोस्टैट। तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये रैंडमली नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते। ए पॉइंट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है, अगला टॉपिक पोटेंशियोमीटर में भी वो बहुत मैटर करेगा। तो यहाँ पे ये उल्टा नहीं कर सकते हो तुम, उल्टा किया तो गए, मतलब थ्योरेटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली गए। तो ये हो गया RH रियोस्टैट। अब B से एक जॉकी एक गैल्वेनोमीटर निकाला, और गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड था उसको एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया। जॉकी इज यूज्ड जस्ट टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड इट इज अ स्लाइडर, तो वो स्लाइड होता रहेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका मीटर ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। और ये जो मेथड आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आने वाला है 0, लेकिन कब आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में ही जॉकी को टच करो A पे एंड देन टच इट एट C एंड चेक इफ द डिफ्लेक्शन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ नो, चेंज द वैल्यूज ऑफ R2 एंड रियोस्टैट एंड देन अगेन चेक इफ द डिफ्लेक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ यस, तो यहाँ से स्टार्ट करते 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 एक पॉइंट ढूंढो जिसको तुम बोलते हो नल पॉइंट D ढूंढो, सच दैट द करंट टू गैल्वेनोमीटर इज 0, एंड देन कंपेयर दिस विद द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। यू विल सी कि जो A से D पार्ट का वायर है, इट इज बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस R3, और D to C जो है इट इज बिहेविंग लाइक R4, और A से D तक का जो लेंथ है दैट इज बेसिकली LX, एंड दिस बिकम्स 100 माइनस LX। 100 क्योंकि मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ इसके लिए, इसको बोल दिया LR। तो बैलेंस्ड नेटवर्क में होता क्या है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। R1 था हमारे पास अननोन X, ये है नोन R, और मैंने अभी बताया R3 होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और R4 होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज 100 माइनस LX।
सिग्मा सिग्मा कैंसल, एलएक्स की वैल्यू तुमको मिल जाएगी क्योंकि इस वायर के नीचे ही क्या था, स्केल था। डन, तो हो गया, खत्म। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड।